हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिणा टेस्ट 3 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन। तो डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले आई होप आप सभी मस्त, स्वस्थ एंड जबरदस्त होंगे। आपने पेपर बहुत ढंग से अटेम्प्ट किया होगा, मन लगा के अटेम्प्ट किया होगा। उम्मीद है आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। लेकिन जिनका पेपर नहीं भी अच्छा हुआ वो बिल्कुल भी अपना मन छोटा ना करें, अच्छे से बस काम करते रहे, खूब हार्डवर्क करें और नेक्स्ट पेपर के लिए खूब मेहनत करें, ठीक है। तो इसी एक डिटर्मिनेशन के साथ और चेहरे पे स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पेपर की बात करो तो पेपर बिल्कुल है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, है ना। कुछ एक आध क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। फिर भी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। एक दो जनों जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से मेहनत करें, खूब हार्डवर्क करें, अगली बार आपका जरूर अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना। पहले आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन था, सबसे पहले ऑर्गेनिक का पोर्शन था और लास्ट में आपका फिजिकल का पोर्शन था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए थे आपको और आपसे पूछा था इनको जो है आपको, है ना, एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना था कि किसका एसिडिक नेचर क्या होगा, राइट। तो कंपाउंड देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका फिनॉल के डेरिवेटिव थे सारे, ठीक है। इनको आपको एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना था। फिनॉल के डेरिवेटिव तो सबसे पहले फिनॉल बना लेते हैं, फिर फोर्थ भी आपका फिनॉल था। आई होप पहले पे क्लोरीन लगा हुआ था, दूसरे पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तीसरे पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था और चौथे पे आपको मिथॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ था, राइट। इस तरह कंपाउंड दिया हुआ था आपको और ऑर्डर पूछे थे आपसे, एसिडिक ऑर्डर पूछा था, राइट। तो आपका कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 4। आपको इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना था, इनका आपको एसिडिक नेचर कंपेयर करना था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप्स कौन कौन से अटैच हैं। यहाँ पे अटैच है क्लोरीन, यहाँ पे आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे आपका OCH3। इनका नेचर किस तरह, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास आपको पता है फिनॉल है, उस पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स उसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। तो जो Cl ग्रुप है वो आपका -I ग्रुप है। क्या है आपका -I है, ऑल्दो प्लस M भी है। Cl ग्रुप क्या है आपका -I है और प्लस M है, लेकिन -I डोमिनेट करता है, राइट। अगर आप CH3 ग्रुप की बात करोगे तो ये आपका +H ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप आपका किस तरह का ग्रुप है, आपका -M ग्रुप है। किस तरह का ग्रुप है, -M, राइट। और मिथॉक्सिल ग्रुप OCH3 ग्रुप आपका किस तरह का है, ये आपका है +M ग्रुप है। क्या है आपका +M। आपको अच्छे से मालूम है जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M और -I -H के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका +M +H और +I के। तो आपका अगर +M है या +H है या +I है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। अगर आपका -M है, -I है, -H है तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो आपका थर्ड और 1 की एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगी। और हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को। हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा आपका 3, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है आपका -M है, -I विल बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर आपका -I, ये भी आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। +H और +M वाले क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर घटाएंगे, एसिडिक नेचर क्या करेंगे कंपाउंड का, डिक्रीज करेंगे, राइट। देखिए आपका -I और -M एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो ज्यादा कौन बढ़ाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ज्यादा बढ़ाएगा, -M वाला ज्यादा बढ़ाएगा, -I वाला थोड़ा कम बढ़ा पाएगा, राइट। और +H और +M वाला क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। तो +M वाला क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा घटा देगा। मेसोमेरिक इफेक्ट इज द हायर प्रायोरिटी। तो +M वाला क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा घटाएगा। तो ज्यादा होगा आपका 2 का और फिर होगा आपका 4 का। तो 3 1 2 4। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी हुई थी, है ना। नेक्स्ट आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी हुई थी, क्लासरूम में करवाया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, है। प्रीवियस ईयर नीट में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, मैंने क्लासरूम में आपसे करवाया हुआ है, ठीक है। OH है, आपने करवाया इसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन। किसके साथ करवाया आपने, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे आपके, मतलब अगर आप देखो तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे जो आपके मोस्टली क्लासरूम से मिलते जुलते ही थे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमने खूब प्रैक्टिस किए हैं, राइट। चलिए, तो आपने बेंजीन का फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाया,
सॉरी आपने फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाया, जिंक डस्ट के साथ करवाया, राइट। तो अगर आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाओगे, फिनॉल का रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ करवाओगे तो फिनॉल क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। किसमें आपका रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन में। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हो तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, बेंजीन में, राइट। फिर नेक्स्ट जो सीरीज दी हुई थी आपको दिया होता है इसका रिएक्शन करवाना है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। हो क्या रहा है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा तो आपका मिथाइल ग्रुप आके लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन है। और आपको पता है एल्कलाइन के MnO4 के साथ अगर किसी इस तरह के ग्रुप का रिएक्शन करवाते हैं जिसके पास यहां अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड में। सो करेक्ट आंसर विल बी बेंजोइक एसिड। आपसे पूछा था कंपाउंड जेड के बारे में, तो करेक्ट आंसर विल बी बेंजोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया था आपको बेंजोइक एसिड, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एनिसोल का रिएक्शन आपका HBr के साथ। क्या है आपका, एनिसोल का रिएक्शन HBr के साथ। हमने एनिसोल का रिएक्शन जो है HI के साथ बिल्कुल क्लासरूम में देखा हुआ है, राइट। HBr के साथ है, हमने HI के साथ करा तो बिल्कुल सेम होना है। HBr और HI का रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है, आपको अच्छे से मालूम है। पहले स्टेप में क्या होता है, यहां पे आपका क्या है, देखिए यहां पे लोन पेयर है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, देखेंगे इसको। ये आपका ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर ये किसको डोनेट करेगा आपका, इसका लोन पेयर ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, H+ को डोनेट करेगा। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखें ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस तरह के कंपाउंड में। किस तरह के आपका, इस तरह कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में आपका एक बॉन्ड ब्रेक होना है। चाहे तो ये वाला होगा, चाहे तो ये वाला होगा, चाहे तो ये वाला होगा, चाहे तो ये वाला होगा। यहां पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपको पहले ही बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से कभी नहीं टूटता है, ये वाला टूटेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, फिनॉल में। ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, फिनॉल में। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH3+ में। किसमें, CH3+ में। और Br- फर्दर क्या होगा, Br- फर्दर इसके साथ अटैक करके SN2 मैकेनिज्म से बेसिकली क्या बना लेगा आपका, SN2 मैकेनिज्म से आपका बना लेगा CH3Br बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, CH3Br बना लेगा, राइट। तो यहां पे आपका CH3Br बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। और वैसे भी हमको ये वाला क्वेश्चन ढंग से मालूम है कि जब भी हमारा ऐसा होता है कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड नहीं टूटता है। आपको शुरू से ही ट्रिक मालूम है इसकी कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, आपका इस तरह आएगा, यहाँ पे आपका H आएगा और यहाँ पे आपका Br आएगा, CH3Br बनेगा और फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा आपका, CH3Br और फिनॉल। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एक सीरीज ऑफ रिएक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपका, CH3CH2OH का रिएक्शन आपने करवाया फास्फोरस प्लस आयोडीन से। आपको अच्छे से मालूम है कि आप जो है एल्कोहल्स का रिएक्शन आप चाहे तो PCl5 से करवाइए, SOCl2 से करवाइए, या PCl3 से कराइए, या फास्फोरस प्लस Cl2 से कराइए, सारे ही केस में आपका एल्काइल हैलाइड बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। यहां पे आयोडीन लिया है तो आयोडाइड बनेगा, आयोडीन लिया तो क्या बनेगा आपका, आयोडाइड बनेगा। और आयोडाइड किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, राइट। फिर नेक्स्ट कह रहा है इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना अपने को, मैग्नीशियम और ईथर के साथ करवाना है, मैग्नीशियम और ईथर के साथ करवाना है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम और ईथर के साथ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट, GR फॉर्मेशन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने के बाद उसका पहले फॉर्मल्डिहाइड से करवाया रिएक्शन, फिर करवाया आपका H2O के साथ, तो ग्रिग्नार्ड बन गया। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं, CH3CH2 MgI। इसका रिएक्शन हमको करवाना है किसके साथ, HCHO के साथ। HCHO मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाना है।
है ना, ये तो रिएक्शन ने ऑलरेडी किया हुआ अच्छे से। यहाँ पे आपका स्लाइटली निगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव। ये क्या करेगा आपका, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस तरफ आएगा, तो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा देखिए, ये आएगा आपका CH3, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या CH2 है, ये आपका ग्रुप आके यहाँ लग जाएगा CH इस तरह का, और यहाँ पे लग जाएगा आपका CH2 CH3, और यहाँ पे आएगा आपका O-। तो क्या देखो बेसिकली है क्या, CH3 CH2 CH2 O-, और हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका प्रोपेनॉल बन रहा है, अपने को क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉल बन रहा है, प्रोपेनॉल बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कॉमन नेमिंग में दिया है डी ऑप्शन, एन प्रोपाइल अल्कोहल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 4, राइट। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रोपीन है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास प्रोपीन है, क्या दिया हुआ आपके पास, प्रोपीन दिया हुआ, इस तरह का कंपाउंड है प्रोपीन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 1 प्रोपेनॉल में। किसमें कन्वर्ट करना है आपका 1 प्रोपेनॉल में। 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इस तरह का होता है, ये आपका 1 प्रोपेनॉल है। प्रोपीन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 1 प्रोपेनॉल में। ये आपका प्रोपीन है, इसको कन्वर्ट करना आपको 1 प्रोपेनॉल में, 1 प्रोपेनॉल में। प्रोपीन का कन्वर्जन करना अपने को 1 प्रोपेनॉल में, है ना। पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे से मालूम है कि एल्कीन का अल्कोहल बनाना है, एल्कीन का अल्कोहल बनाना है। अच्छे से पता आपने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा था आपने। उसके अलावा पढ़ा था आपने OMDM पढ़ा था, और आपने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ा था आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आप एसिड कैटालाइज्ड और OMDM की बात करें, अगर आप एसिड कैटालाइज्ड और OMDM की बात करें, तो यहां पे फॉलो होता था आपका मार्कोनिकॉफ्स। क्या फॉलो होता था आपका, मार्कोनिकॉफ्स फॉलो होता था। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ्स से प्रोडक्ट बनाना है। आपका जो OH ग्रुप है वो यहां ना लग करके कहां लगा है, यहां पे लगा है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स से प्रोडक्ट बनाना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स से प्रोडक्ट बनाना है तो OH ग्रुप आपका कहां लग रहा है, ऐसे ऐसे कार्बन पे लग रहा है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यानी कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो रहा है। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल किसमें होता था आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता था। किसमें होता था आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है आपका B6H6। यहाँ पे B6H6 नहीं होना चाहिए, B2H6 होना चाहिए। बेसिकली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका B2H6 होगा, B2H6 एंड एल्कलाइन H2O2 होना चाहिए, एल्कलाइन H2O2। आप इसको H2O2 और OH माइनस भी लिखते हो इस तरह से, एल्कलाइन O2 को, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसमें यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, B6H6 नहीं होना चाहिए, B2H6 होता है, ठीक है। तो आप होपफुली चेंज कर लिए होंगे, आपको पेपर में भी, है ना। तो आपने खुद से इतना समझ लिया होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मैच द कॉलम है। आपके पास क्या है, मैच द कॉलम है, ठीक है। मैच द कॉलम के लिए क्या होता है, अगर सबसे अच्छी बात क्या होती है मैच द कॉलम के लिए, कि अगर हमें सारे आंसर पता ना हो तो भी हमारा काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस। कोल्ब्स रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है क्या होता है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। पहला आपका दिया मिथेनॉल, क्या दिया आपके पास, मेथेनॉल दिया, मेथेनॉल है। बी आपका कोल्ब्स रिएक्शन, बी आपका कोल्ब्स रिएक्शन। सी आपका विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। और डी है आपका
कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। ठीक है, आपको इधर क्या दिया, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। अब आप फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में किसमें कन्वर्ट करते हो, पी ऑप्शन जो आपका क्या कह रहा है, पी में कह रहा है आपका कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। बेसिकली सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहा है। तो कोल्स रिएक्शन में क्या करते हो आप, कोल्स रिएक्शन एक रिएक्शन है किसका, जिसमें आप फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करते हो, सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे C+OH आके लग जाता है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है। तो कोल्स रिएक्शन क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, यानी कि बी का मैचिंग होना चाहिए पी के साथ। बी का मैचिंग किसके साथ होना चाहिए, पी के साथ। आपका क्यू क्या है, क्यू है आपका वुड स्पिरिट, है ना। वुड स्पिरिट क्या है आपका, मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, उसका एक दूसरा नाम है। ठीक है, मेथेनॉल को आप क्या कहते हो, वुड स्पिरिट भी कहते हो। आपने पहले सुना होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने 10th क्लास की बुक सही से पढ़ी होगी तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि मेथेनॉल को क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, वुड स्पिरिट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका हीटेड कॉपर एट 3 है ना 573 केल्विन। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास इस तरह है RCHOH R' है ना, इसका रिएक्शन आपने हीटेड कॉपर से करवाया, किसके साथ करवाया, हीटेड कॉपर के साथ करवाया, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में लिखोगे तो 573 केल्विन ही आएगा। तो मैंने आपसे बोला भी था सेल्सियस और केल्विन दोनों को याद रखना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखिए आपका होता क्या है, कॉपर के साथ रिएक्शन कराने पे डीहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है आपका, डीहाइड्रोजिनेशन होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, कीटोन में। तो जो आपका आर दिख रहा है, आर ऑप्शन है, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन होगा आपका डी में। किसमें होगा आपका, डी में होगा आपका हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, राइट। ये आपका है आर, ठीक है। और विलियमसन सिंथेसिस क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है आपका एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, अगर आप RCl का रिएक्शन R-ONA से करवाएं तो SN2 रिएक्शन होती है और क्या बनती है, ROR- बनता है। ये होती है आपकी विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि इसका करेक्ट मैच आपका S। तो ओवरऑल अगर आप मैच देखो तो किसका किसका मैच हुआ है, ओवरऑल अगर आप मैच देखो तो मैच हुआ है आपका A का Q के साथ, A का Q के साथ, है ना, A का Q के साथ मैच हुआ है, और वो आपका B का P के साथ हुआ है, ठीक है। C का आपका S के साथ हुआ है, और D का आपका मैच R के साथ हुआ है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन इज द C। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, C है। और आपके मैच द कॉलम की सबसे अच्छी बात होती है कि कई बार अगर आपको एक दो मैचिंग भी सही मिल जाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। इस केस में भी ऐसा है, अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस और कोल्स रिएक्शन सही से पता है तो आपका तुरंत मैचिंग मिल जाएगा, आपको तुरंत मैच आपको मिल जाएगा। आपको एक आध ऑप्शन इसमें से ना पता हो तब भी काम आपका चल जाएगा। मान लीजिए आपकी 10th तक की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है और आपको मेथनॉल का वुड स्पिरिट नहीं पता है, तब भी आपको आराम से मैचिंग में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड बाय। क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड आपका किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और वहां से अपने को क्या चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए आपका, बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH है नहीं, तो ये आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड से आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है आपका, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। आपको अच्छे से मालूम है कि अगर आप बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड के पास क्या है, अब्सेंस ऑफ क्या है आपका, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेंजाल्डिहाइड के पास क्या, अल्फा हाइड्रोजन का अब्सेंस है। अगर इसका आप कैनिजारो रिएक्शन कराओ, कौन सा रिएक्शन कराओ आप, कैनिजारो रिएक्शन कराओ, कैनिजारो रिएक्शन कराओ तो किसमें कन्वर्ट होगा आपका, कैनिजारो रिएक्शन कराओ। अगर आप बेंजाल्डिहाइड के कैनिजारो रिएक्शन कराओ, और कैनिजारो इज बेसिकली व्हाट, कैनिजारो इज बेसिकली आपका ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर उसका बेस के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो बेंजाल्डिहाइड आपका रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका,
बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा आपका? बेंजोइक एसिड बनाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपका H हट जाएगा क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर आप करवाओगे, कैनिजारो रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? बेंजोइक एसिड में। बेंजल्डिहाइड का अगर आप कैनिजारो रिएक्शन कराओगे तो चेंज होगा आपका है ना बेंजोइक एसिड में और बेंजाइल अल्कोहल में। तो आपसे बेंजाइल अल्कोहल पूछ रहा है तो कैनिजारो रिएक्शन से होगा आपका, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन कह रहा है, which of the following are used to convert RCSO into RCH2OH। आपको एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, वहां से आपको अल्कोहल बनाना है, RCH2OH बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं बहुत सारे। पहला आपको दिया है H2PD। अगर आप H2PD को देखें, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये भी आपका एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। अच्छे से बताया आपको, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है ना। सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, H2-PD, NaBH4, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट बनाया था। एल्डिहाइड और कीटोन से आपका अल्कोहल बनाने के तरीके में, एल्डिहाइड और है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से जब अल्कोहल बना रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन से जब अल्कोहल बना रहे थे तो मैंने आपको अच्छे से बताया था H2PD हो सकता है, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है। ये तीनों को यूज कर सकते हैं, ये तीनों को यूज कर सकते हैं आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपको RCH2 से RCH2 बनाना है, ठीक है, तो फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, सेकंड भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लास्ट है रिएक्शन विद RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसको यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन है, उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है। देखो, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। 1 2 3 यूज कर सकते हैं। अब आप RMGX को क्यों नहीं यूज कर सकते उसको देखिए। अगर आपने एक एल्डिहाइड लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक एल्डिहाइड लिया, इसका रिएक्शन आपने RMGX के साथ करवाया, अभी तो किस तरह होगा आपका? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका? RCHO- और यहाँ पे आएगा आपका R, राइट। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? इसका हाइड्रोलिसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCOHHR, इस तरह कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे। वैसे भी आपको पता है ना, अगर आप एल्डिहाइड्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओ, अगर आप एल्डिहाइड्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, राइट। 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और हमको बनाना क्या था? हमको बनाना 1 डिग्री अल्कोहल था। हमको RCHO से RCH2OH बनाना था, हमको RCHO से RCH2OH बनाना था। तो अल्कोहल तो बन रहा है लेकिन प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन रहा, RCH2OH नहीं मिल रहा, कुछ इस तरह का मिल रहा है, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, फोर्थ नहीं हो पाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन कौन सी दी हुई है आपकी? ROH दिया हुआ है, इसका रिएक्शन हमारा HCl ZnCl2 है ना। यहां से आपका बन क्या रहा है? RCl और H2O, RCl और H2O बन रहा है। आपको पता है कौन सा रिएक्शन है? ये आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है। क्या है आपका? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा अल्कोहल्स के, राइट। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? ये रिएक्शन क्या आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है और ये रिएजेंट क्या आपका ल्यूकास रिएजेंट है। क्या है आपका? ल्यूकास रिएजेंट है। ये यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, राइट। इस रिएक्शन में आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये आपको अच्छे से पढ़ा गया। रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री, देन आपका आएगा आपका 1 डिग्री आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, राइट। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट क्या रहा आपका, नेक्स्ट रिएक्शन बिल्कुल मैंने आपको बोला था फेमस रिएक्शन में से एक है ना, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये आपका 9th क्वेश्चन है, आपका 9th क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिनॉल इज हीटेड विद CaCl3, फिनॉल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, फिनॉल है हमारे पास, इसको हीट कर रहे हैं, है ना, हीट कर रहे हैं किसके साथ, CaCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं। आपका क्या प्रोड्यूसर है, आपको रिएजेंट भी दिया हुआ है, प्रोड्यूसर आपका सैलिसिल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, सैलिसिल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंपल दो वेरी फेमस नेम रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज राइमर-टाइमन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, राइमर-टाइमन रिएक्शन। सीधा सीधा नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आ गया, तो राइमर-टाइमन कोल से सब ऐसे जो आपको लफ्ज याद होना चाहिए विथ मैकेनिज्म, राइट। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th, क्या कह रहा है हम उस पे आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है, 11th क्वेश्चन काफी अच्छा है अगर आप देखने जाए, कह रहा है आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस तरह का होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन X के साथ करवाया गया और क्या बना हमें, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। आपसे कह रहा है X क्या हो सकता है, रिएजेंट पूछ रहा है आपसे, रिएजेंट पूछ रहा है, अच्छे से ध्यान देंगे। ऑप्शन में आपके सामने क्या है, ऑप्शन आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल NaBH4 K2Cr2 7 बोथ A and B। ध्यान देंगे, अगर आप H2 निकल की बात करो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल की बात करो, तो ये जो है आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। आपको पता ना हाइड्रोजनेशन तो डबल बॉन्ड के लिए भी होता है, तो ये क्या करेगा आपका, इसको भी रिड्यूस कर देगा। H2 निकल क्या करता है आपका, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा और डबल बॉन्ड को भी करेगा, एल्डिहाइड को भी करेगा और डबल बॉन्ड को भी करेगा, राइट। यानी कि अगर आपने H2 निकल से इसका रिएक्शन करवाया होता, अगर आपने H2 निकल से करवाया होता रिएक्शन, तो क्या बनता आपका C6H5 CH2 CH2 CH2OH बन जाता, क्योंकि ये इसको भी रिड्यूस कर देता और डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करता ही करता। आपको ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस ना करे, तो आप क्या लोगे, X की जगह लोगे आप NaBH4, X की जगह क्या लोगे आप NaBH4। NaBH4 आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, याद करें सही से, NaBH4 आपका डबल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करता है, राइट। NaBH4 आपका डबल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करता है। H2 और Ni आपका डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। LiLH4 की अगर आप बात करोगे, वैसे तो दिया नहीं ऑप्शन में LiLH4, लेकिन अगर आप LiLH4 की बात करो तो वो भी आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आपका वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ना, आपका वो किसी के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में ना हो, राइट। जैसे कि आप देखो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, यहां पे देखो आपका फिनाइल रिंग है, फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH है, फिर आपका CH2 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते तो वो इसको भी रिड्यूस करता और यहां भी हाइड्रोजन आके लगता, केवल इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहां बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। बहुत बार बता चुके हैं, अच्छे से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं समरी रिड्यूसिंग एजेंट्स की, कि H2 Ni हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल आपका एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है और डबल बॉन्ड को भी करता है हमेशा, राइट। NaBH4 एल्डिहाइड को कर देगा हमेशा, डबल बॉन्ड को कभी नहीं करता, और LiLH4 एल्डिहाइड को तो डेफिनेटली रिड्यूस करेगा क्योंकि बहुत अच्छा है, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कि वो बेंजीन रिंग के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड, राइट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो सकता है वो आपका H2 और Ni नहीं यूज हो सकता है, NaBH4 यूज हो सकता है। अगला जो ऑप्शन है आपका एसिडिक K2Cr2 तो आपको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है भी नहीं। एसिडिफाइड K2Cr2 क्या है आपका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो है भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका NaBH4, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पे नेम रिएक्शन आ गया। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो बिल्कुल जो है अपनी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है, बशर्ते हमारे रिवीजन इशू है। अगर हम सही से रिवीजन करते चले तो हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 12th क्वेश्चन आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बिल्कुल नेम रिएक्शन है। कह रहा है आपका इथाइल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, आपके पास है एसिटिक एसिड, है ना, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवा रहे हो आप? इथाइल अल्कोहल के साथ करवा रहे हो। पूछ रहे हो क्या बनेगा, आपको अच्छे से मालूम है, बहुत बार इसको चिकी बोल चुके, पार्ट ऑफ एसिड, पार्ट ऑफ अल्कोहल, ये क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपका एस्टर बनाएंगे। और किस तरह का बनेगा आपका? देखिए CH3CH2 COOC2H5, राइट। और इधर आएगा आपका H2, क्या आएगा आपका? वाटर। तो आपका एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इधर क्या बना आपका? इथाइल एसीटेट बना। क्या बना आपका? इथाइल एसीटेट। और यहां से क्या मिला आपको? OH और H, क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी, है ना। करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है which one of the following on oxidation gives a ketone, which one of the following on oxidation gives a ketone। आपको पता ऑक्सीडेशन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का कराओ, अच्छे से मालूम है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल दिया आपको ऑप्शन में, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा। ये सारी चीजें आपको ढंग से मालूम है। अगर आप 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आमतौर पे नहीं होता। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आमतौर पे नहीं होता। तो सीधी सी बात पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। यार ये सब लेक्चर की बिल्कुल चीखी चिल्लाई हुई बातें हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री गिव्स नथिंग, है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हमसे which alkene on ozonolysis gives CH3CH2CHO और एसीटोन। एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस के बाद, एल्कीन है जिसका अगर आपने ओजोनोलिसिस करवाया, क्या करवाया आपने? ओजोनोलिसिस करवाया। ओजोनोलिसिस के बाद आपको क्या दे रहा है? पहला दे रहा है आपको CH3CH2CHO दे रहा है, CH3CH2CHO दे रहा है। और दूसरा दे रहा है आपको एसीटोन दे रहा है। क्या दे रहा है आपका? एसीटोन दे रहा है। आपसे पूछ रहा है वो एल्कीन क्या है, आपसे पूछ रहा है वो एल्कीन क्या है, राइट। तो बहुत आसान है बताना। जब भी आपसे पूछा जाए, इसका तो शानदार ट्रिक है, सबको मालूम होता है कि जब आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दिया जाए, जब आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ और वहां से आपको रिएक्टेंट निकालना है, जब आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ और वहां से रिएक्टेंट निकालना हो, तो आपको करना क्या होता है? आपको दोनों डबल बॉन्ड को एक दूसरे के सामने रखना होता है। इस तरीके से, इस तरीके से लिखा आपने इसको, CH3CH2CHO को इस तरीके से लिखा, और एसीटोन को आप लिखेंगे इस तरीके से, देखिए। और क्या करना है? सिंपली यहां से दोनों ऑक्सीजन निकाल के इनको जोड़ के डबल बॉन्ड बना देना है। ओजोनोलिसिस में यही करते हैं, राइट। जब आपको प्रोडक्ट बताओ और रिएक्टेंट निकालना, तो आप क्या करेंगे? दोनों को इस तरीके से लिखा, ऑक्सीजन को आमने सामने लिखा, और क्या कर दिया? सिंपल इनका एक दूसरे रखकर ऑक्सीजन निकाल दिया। तो किस तरह कंपाउंड आएगा देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट आपका 15 क्या है? 15 भी एक नेम रिएक्शन ही है। नेम रिएक्शन पे खूब सवाल आते हैं, ठीक है। बेंजोइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय, अगर आप टोल्यूइन का रिएक्शन CrO2Cl2 से करवाए, किससे करवाए? CrO2Cl2। आपको पता है टोल्यूइन का अगर ऑक्सीडेशन हमने एसिडिफाइड, देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में आपके पास 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। अगर आपको नेम रिएक्शन याद नहीं है तब भी आपके पास 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला आपका एसिडिफाइड KMnO4, दूसरा आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 और तीसरा आपको CrO2Cl2। तो अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया या एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया तो उससे क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बनाएगा, मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। बेंजोइड पे रुक नहीं पाएगा। तो हमको एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए हमको? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इसीलिए हम पहले करवाते हैं CrO2Cl2 से, बाद में हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिल जाता है? बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है अपने को? बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। एक नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका? इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका? इटार्ड रिएक्शन, राइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एक नेम रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एक नेम रिएक्शन है। कौन सा नेम रिएक्शन? आपका स्टेफेंस रिएक्शन। क्या आपका स्टेफेंस रिएक्शन? क्या कह रहा है? आपके पास एक कंपाउंड इस तरह का बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है। क्या आप कंपाउंड का नाम है? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इसका पहले रिएक्शन करवाया SnCl2 प्लस HCl से। SnCl2 इसका पहले रिएक्शन करवाओगे आप SnCl2 प्लस HCl से, है ना। SnCl2 प्लस HCl से अगर आप रिएक्शन करवाओगे इसका, तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में इमाइन बनता है। क्या बनता है? आपका इमाइन बनता है और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये आएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे से याद आ रहा होगा आपको लेक्चर। मैंने बोला था अगर यहाँ पे आपने 10 प्लस HCl ले लिया, Sn प्लस HCl लिया होता, यानी कि 10 प्लस HCl लिया होता, तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो इसको CH2NH2 में रिड्यूस कर देता। वो क्या करता है? इसको CH2NH2 में रिड्यूस कर देता। लेकिन यहाँ पे टिन क्लोराइड प्लस HCl लिया है तो कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको क्या करेगा? CH, है ना, डबल बॉन्ड NH यानी कि इमाइन में कन्वर्ट करेगा और इमाइन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप। इमाइन का आपने फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाया, H3O+ करवाया, तो आपको अच्छे से याद है यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस होके टूटेगा इस तरीके से और क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पे आएगा आपका CH, OH और OH। आपको पता है अच्छे से कि एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा बेसिकली। और ये एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है स्टेफेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है आपका स्टेफेंस रिएक्शन। स्टेफेंस रिएक्शन, राइट। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है आपका द कन्वर्जन ऑफ PHCN। इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक ठाक है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो दिक्कत भी होगी। PHCN है, यहाँ पे आपका बेसिकली PHCN का मतलब होगा C ट्रिपल बॉन्ड है। इसको कन्वर्ट करना आपको PHCOCH3 में, राइट। ये कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखेंगे इसको, अगर आप PHCN को ऑब्जर्व करें, और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3MgBr से। किससे करवा रहे हैं आप? CH3MgBr से। आपको अच्छे से मालूम है कि होना क्या है, यहाँ पे आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज तो जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसके ऊपर अटैक करेगा। फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? देखिए PHC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा आपका MgBr प्लस और यहाँ पे आपका CH3 आके लग जाएगा। ऐसा किया था हमने, है या नहीं? अब इसको इधर ले आके देखते हैं, इसी को इधर ले आके देखते हैं। PHCCH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N माइनस और MgBr प्लस यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो होगा क्या? यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा आपका H, यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा H, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे टूटेगा।
ये सब बिल्कुल अच्छे से कराए हुए रिएक्शंस हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीएच सी ओएच ओएच और यहाँ पे आएगा CH3। एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीएच CO CH3 में। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CH3 MgBr के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको करवाया, बिल्कुल देखना, जाके देखना आप एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को करवाया है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को करवाया है। साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं आप किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। इस रिएक्शन को करवा रखा है, आप अच्छे से एक बार चेक करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज ड्यू टू, है ना, एल्डिहाइड्स जो है कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन पूछ रहा है, लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। इसके दो रीजन बताए थे मैंने, इलेक्ट्रॉनिक रीजन और आपका कौन सा रीजन, स्टेरिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन और स्टेरिक रीजन, राइट, इसके दो रीजन बताए थे मैंने। तो ऑप्शन सुनेंगे, पहला ऑप्शन आपका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, बिल्कुल सही। अगर आप कीटोन को देखें, कीटोन कैसा होता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यहां से भी आपका प्लस आई लग रहा है, यहां से भी आपका प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। प्लस आई क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। यहां से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, राइट। या फिर क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, आपके प्लस आई ग्रुप दोनों तरफ है, यहां भी प्लस आई और यहां भी प्लस आई। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, यहां के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन हो गया। ये आपका कौन सा रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन, अच्छे से बताया था आपको। तो प्लस आई, है ना, प्लस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, बिल्कुल सही। कीटोन को अगर आप देखो तो दो तरफ से आपका प्लस आई ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी घटा देते हैं। एल्डिहाइड में केवल एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा होता है, एल्डिहाइड में केवल एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा होता है, जबकि आपके कीटोन में दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, यहां के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो फाइनली रेट क्या हो जाएगी, रिएक्शन की कम हो जाएगी। और दूसरा रीजन है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टू बल्की ग्रुप्स, डेफिनेटली अगर आप कीटोन को देखो तो यहां दो बल्की ग्रुप भी हैं, तो दोनों रीजन बताए थे मैंने, है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन और स्टेरिक रीजन। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करो तो कीटोन में आपके दो एल्काइल ग्रुप है और एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल ग्रुप है। कीटोन में आपके दो एल्काइल ग्रुप है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, यहां के पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे और, है ना, आपके क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे। और बल्की ग्रुप भी है दोनों, तो आने वाले रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, स्टेरिकली हिंड्रेंस करेंगे, क्या करेंगे आपका, स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे। तो यहाँ पे स्टेरिक रीजन भी हो जाएगा। तो दोनों रीजन सही है, स्टेरिक रीजन भी और प्लस आई वाला भी। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 18। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 18 था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 देखते हैं। 19 क्या रहा आपका, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड एंड फॉर्म सेमी कार्बाजोन, इट्स स्ट्रक्चर इज। सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर पूछा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ आपके पास, एसिटाल्डिहाइड दिया है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सेमी कार्बाजाइड के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, आपका सेमी कार्बाजाइड के साथ करवा रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इस तरीके से होता है। और मैंने बताया था कि जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाना, सुपर ट्रिक यही है कि ऑक्सीजन और H2 को एक सामने ले आओ, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालो और डबल बॉन्ड बनाओ। तो अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपका स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा, देखिए आपका आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका NH, फिर आएगा आपका CO, फिर आएगा NH2। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखो तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, राइट।
नेक्स्ट आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट पे तो हमने पूरा पोथा ही किया हुआ है, राइट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, पहला ऑप्शन आपका 2 पेंटेनॉन, तो पहला ए बना लेते हैं। अगर आप ए ऑप्शन पे देखोगे 2 पेंटेनॉन है, क्या है आपका 2 पेंटेनॉन, तो आपका सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है। ये कंपाउंड है आपका 2 पेंटेनॉन, है या नहीं? 2 पेंटेनॉन है। सेकंड है आपका इथेनॉल, सेकंड ऑप्शन पे आपके पास इथेनॉल। और इथेनॉल को मैंने बोला था आयोडोफॉर्म के केस में ऐसे बना लिया करो ताकि अच्छा आपको एनालाइज कर पाओ, राइट। सी आपका इथेनॉल, इथेनॉल आपका किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, राइट। और डी है आपका 3 पेंटेनॉन, डी आपका क्या है? 3 पेंटेनॉन है, तो उसको हमने इस तरीके से बना लिया, राइट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? चीख चीख के डी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन में आपको उस तरह का कोई ग्रुप ही नहीं है तो डी ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन बाकी को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका OCH3 ग्रुप है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए, है ना, मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप है आपका, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आप इसको देखो तो ये भी आपका किस तरह का ग्रुप है? आपको बोला था CHOH टाइप वाला भी ग्रुप देता है आपको। इथेनॉल इस तरह का है, ये वाला ग्रुप पहले ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में और ऑक्सीडाइज होगा पहले कीटोन में, फिर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। क्लासरूम का कराया हुआ क्वेश्चन है, 3 पेंटेनॉन नहीं देगा, है या नहीं? तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है CH3 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 CHO है, does not undergo aldol condensation due to, ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। आपका अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन है, जो ग्रुप होता है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप आपका मिथाइल 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 है। तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपका? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। नो अल्फा हाइड्रोजन नो एल्डोल, नो अल्फा हाइड्रोजन नो एल्डोल। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं है, सिंपल सी बात है। नो अल्फा हाइड्रोजन मींस नो एल्डोल, तो आपका क्या एल्डोल यहां पे नहीं हो पाएगा। नो अल्फा हाइड्रोजन मींस नो एल्डोल, तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है absence of alpha hydrogen atom in the molecule, absence of alpha hydrogen atom in the molecule। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है आपका 22 देखेंगे। कह रहा है आपका RC डबल बॉन्ड O R डैश का रिएक्शन HCN ऑब्लिक KCN से करवा रहा है। HCN ऑब्लिक KCN NaCN लिखे हुए बात एक ही है। A बनेगा, A का रिएक्शन फर्दर B से करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? RCOH CH2 NH2 और यहाँ पे आपका R डैश। आपसे A और B के बारे में पूछ रहा है कि A और B है क्या। आपको A और B के बारे में पूछ रहा है कि A और B है क्या। इसको देखेंगे क्या, जैसे कि अगर आप किसी कीटोन का रिएक्शन है ना HCN से करवाते हैं, क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या होता है आपका? साइनोहाइड्रिन बनता है। आपको अच्छे से मालूम है कि ये इधर जाता है, CN माइनस आपका इधर अटैक करता है, राइट। किस तरह का बनता है देखिए, RC यहाँ पे O निगेटिव बनता है, यहाँ पे आपका R डैश और यहाँ पे आपका CN, और फिर बाद में आपका H प्लस यहाँ आके लग जाता है और इस तरह बनता है। क्या बनेगा आपका? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अगर आप साइनोहाइड्रिन को सिंपली मतलब बिल्कुल दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बना के लिखो तो किस तरह का दिखेगा आपका? देखिए आपको इस तरह का दिखेगा, RC R डैश आपका OH और CN, इस तरह का बिल्कुल। ये आपका साइनोहाइड्रिन में तो है। अगर आप इसका फर्दर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, इसी कंपाउंड को आप इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि CN को बेसिकली, है ना, आपको A क्या मिल गया? A मिल गया आपको RCOH CN और यहाँ पे आपका R डैश, RCOH CN R डैश। अगर इसको आप क्या कर रहे हो? आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, CN को रिड्यूस करोगे किसमें? CH2 NH2 में। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो B क्या होना चाहिए आपका? रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका होगा LiLH4। ऑप्शन के हिसाब से जाएं, ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो ऑप्शन में कोई और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया हुआ है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो LiLH4 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे देखिए, आपने जो है
RCOR डैश का रिएक्शन करवाया HCN NaCN से, तो जो ए कंपाउंड मिला आपको कौन सा मिला, वो मिला आपको RCOHCN और यहां मिला आपको R डैश, ये मिला आपको ए, और ए का रिएक्शन आप फर्दर बी यानी कि LaH से करवाएं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवाएं, तो CN रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CN रिड्यूस हो जाएगा आपका CH2NH2 में, CN रिड्यूस हो जाएगा आपका CH2NH2 में, RCOH CH2NH2 और यहां पे आएगा R डैश, राइट। तो ए हो जाएगा आपका ये वाला कंपाउंड और बी हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डेहाइड। आपसे कह रहा है ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एसीटोन यानी कि इससे और बेंजल्डेहाइड दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, एसीटोन और बेंजल्डेहाइड दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। आपसे पूछ रहा है 23 में पूछ रहा है, 23rd नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डेहाइड। एसीटोन और बेंजल्डेहाइड से कौन नहीं रिएक्ट करेगा। पहला ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन अच्छे से मालूम है आपको, पहला ऑप्शन आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3। आपको पता है NaHSO3 तो रिएक्ट करता ही है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा हमने, किसमें पढ़ा आपका NAR रिएक्शन में पढ़ा है ना। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तो रिएक्ट करता ही है। सेकंड है आपका ऑप्शन फिनाइल हाइड्रेजिन, फिनाइल हाइड्रेजिन, फिनाइल हाइड्रेजिन भी रिएक्ट करता है, डेफिनेट सी बात है। फिनाइल हाइड्रेजिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है, तो ये भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है। फिनाइल हाइड्रेजिन भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। आपको अच्छे से मालूम है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने का काम आता है, तो ये कीटोन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है ना। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है आपका, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। कीटोन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ करता है। लेकिन एल्डिहाइड में भी अच्छे से याद होना चाहिए ये कि मैंने बताया था कि बेंजल्डेहाइड के साथ नहीं करता, बेंजल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस के कंपैरिजन में ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है आपका, चिल्ला चिल्ला के बोला था, याद होना चाहिए आपको कि ये कीटोन को तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसके अलावा बेंजल्डेहाइड को भी नहीं करता, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसीटोन, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि ये एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एसीटोन आपका कीटोन है, और ये आपका बेंजल्डेहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये आपका क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, है ना। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहा है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपका क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू, कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डायमेराइजेशन क्यों होता है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्जर्व करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो किस तरह का होता है आपका RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो RC, यहाँ पे आएगा आपका OH और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो। तो कहते कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, डायमेराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, डायमेराइजेशन हो जाता है, डायमेराइजेशन। तो डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों होता है आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है। और इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका डी, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास डी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में कह रहा है प्रोपियोनिक एसिड, यानी बेसिकली कह रहा है प्रोपियोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड हुआ बेसिकली।
प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है आपका किसके साथ, फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ, है ना। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है आपका फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या होती थी, HBZ रिएक्शन होती थी आपकी अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। अल्फा पोजीशन पे क्या होता था HBZ में, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो होगा क्या आपका अल्फा पोजीशन कौन सा, इस पोजीशन को आप देखो, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन ही है, तो अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। और आपको पूछा है डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, क्या पूछ रहा है आपसे, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोपियोनिक एसिड विद फास्फोरस प्लस Br2 yields ए डाई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है इस पोजीशन पे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, अल्फा पे ब्रोमीन लगता है नहीं। HBZ रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा पे ब्रोमीन लगता है, और क्वेश्चन में खुद दे रखा है आपको डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों पोजीशन पे आपको क्या करना है, ब्रोमीन लगा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा CH, यहाँ आएगा Br, यहाँ आएगा Br, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आपसे 26 में देखें, 26 क्वेश्चन में कह रहा है among the following acids which have lowest pKa value, है ना। आपसे पूछ क्या कह रहा है, एसिड्स का दिया आपको CH3 CH2 COOH दिया हुआ। नेक्स्ट आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है HC डबल OH, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3 C डबल OH। आपसे पूछ रहा है इनमें से आपका लोवेस्ट पीके वैल्यू कितनी है ना, लोवेस्ट पीके वैल्यू कितनी है किसकी है। तो लोवेस्ट पीके का क्या मतलब हुआ, लोवेस्ट पीके, पीके जिसका लोवेस्ट होगा है ना, उसका के क्या होगा, के होगा हाईएस्ट, के क्या होगा हाईएस्ट। लोवेस्ट पीके का मतलब हुआ हाईएस्ट के, और के जिसका ज्यादा होता है वो अच्छा एसिड होता है। अगर के ज्यादा है तो सबसे अच्छा एसिड, और पीके कम होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, पीके कम होना चाहिए। यानी लोवेस्ट पीके का क्या मतलब हुआ, लोवेस्ट पीके का मतलब हुआ बेस्ट एसिड, है या नहीं। अगर आपसे पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है के वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, के वैल्यू अगर हाईएस्ट पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है के वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, के वैल्यू हाईएस्ट का मतलब बेस्ट एसिड। और के और पीके में इनवर्स का रिलेशन होता है, अगर पीके घट रहा है तो वो अच्छा एसिड होता है, अगर के घट रहा है तो वो बुरा एसिड होता है। के ज्यादा है यानी अच्छा एसिड है, पीके कम है यानी कि अच्छा एसिड है। तो लोवेस्ट पीके पूछ रहा है, लोवेस्ट पीके मतलब बेस्ट एसिड, और बेस्ट एसिड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे भी आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पर भी आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ। प्लस आई ग्रुप करते क्या आपके, प्लस आई ग्रुप आपके एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं, प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। तो उस हिसाब से बेस्ट क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही घट रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लाइन लगा है तो बेस्ट एसिड हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, HCOOH विल बी बेस्ट एसिड, क्योंकि बाकी सब में तो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, और प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के दुश्मन होते हैं। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के दुश्मन होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 देखेंगे। 27 काफी इजी क्वेश्चन है। 27 में एक सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है, आपको दिया PHMgBr, 27 में आपको दिया PHMgBr। 27 क्वेश्चन देखिए, PHMgBr का रिएक्शन, यहाँ पे आपका स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव का रिएक्शन। पहले आप कराओगे CO2 से, पहले आप किसके साथ कराओगे, CO2 के साथ कराओगे। आपको पता है CO2 में, मतलब CO2 तो आपका सीधा सीधा होता है, मैंने बनाया इस तरीके से, होता सीधा सीधा है। अगर आप CO2 को ऑब्जर्व करो तो CO2 कैसा होता है आपका, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज तो जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आएगा, तो ये दिखने में किस तरह हो जाएगा, देखिए ये दिखने में हो जाएगा आपका PH, यहाँ आएगा C, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, राइट, और यहाँ आएगा आपका Mg Br+। ये आसान से रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, सिंपल है या नहीं। इसके साथ हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, क्या करवाया आपने, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो फर्दर किस में चेंज हो जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका OH और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये बहुत आसान आपका सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका क्या बनता है ना, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये वाली रिएक्शन है। यहाँ पे आपको बना क्या, PHCOOH, यानी कि क्या बना आपका, बेंजोइक एसिड बना। क्या बना आपका, बेंजोइक एसिड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ये काफी आसान है। यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस होगा, ये इस तरफ आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है ना, 28 क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन देखिए। आपको पता है बेंजीन रिंग के पास अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ अगर उस पोजीशन पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन कहीं नहीं है। तो इट मींस क्या है, आपका ये बेंजोइक एसिड नहीं दे पाएगा, आपका ये वाला कंपाउंड बेंजोइक एसिड नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगर आप 29 को देखो, 29 कह रहा है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आप करवाओ। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आप करवाओ HNO3H2SO4 से, HNO3H2SO4 से, तो क्या मिलेगा आपको। आपको पता है कि बेंजोइक एसिड का जो ग्रुप आपके पास है COOH वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप, COOH वाला ग्रुप, वो किस तरह का ग्रुप है आपका, वो आपका माइनस है, वो आपका क्या है, माइनस एम है। COOH वाला ग्रुप कौन सा है आपका, माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग है, क्या आपके पास मेटा डायरेक्टिंग है, याद होना चाहिए यार, आपको लेक्चर में पढ़ाया था अच्छे से। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रेशन करवाने पे नाइट्रो ग्रुप आगे कहां लगेगा, नाइट्रो ग्रुप आके आपका मेटा पोजीशन पे लगेगा। कहां लगेगा आपका, मेटा पोजीशन पे लगेगा, यहां पे। तो इसका नाम अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम आया आपका 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है। पहला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन हो रहा है PCl5 के साथ। किसके साथ हो रहा है आपका, PCl5 के साथ। अगर आप इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करवाओगे तो ये चेंज किसमें होगा, ये चेंज होगा आपका CH3COCl में चेंज होगा, CH3COCl में चेंज होगा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी कंपाउंड का PCl5 PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां से OH हट के यहां पे आके Cl लग जाता है, ठीक है। फर्दर उसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, फर्दर उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, देखिएगा फर्दर उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं। बेंजीन, इधर आपको C6H6 दिया हो बेंजीन, और यहां दिया आपको एनाइड्रस AlCl3। क्या दिया आपके पास, एनाइड्रस AlCl3। आपको पता है क्या होना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा और ये मिल जाएगा अपने को, देखो C डबल बॉन्ड हो और मिल जाएगा CH3। फर्दर देखो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है और इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लिया आपने, C2H5 MgBr लिया। तो आपको अच्छे से मालूम है ये C2H5 MgBr कहां आके लग जाएगा, C2H5 आके यहां लग जाएगा, ये आपका इस तरफ आएगा। हाइड्रोलिसिस के बाद एक अल्कोहल बनाएगा, वो अल्कोहल किस तरह का होगा, देखें वो होगा आपका इस तरह का। यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा आपका CH3, यहां पे आएगा आपका C2H5, राइट। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप ऑब्जर्व करो कायदे से, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है, आप सही से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है, वो बात अलग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी है आपका। कह रहा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम इनमें से किस रिएक्शन के थ्रू इंक्रीज हो सकती है। आपको पता है पहला ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपको पता है, ग्रिग्नार्ड किसी के साथ भी RNGX है ना आपका, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव।
आपको पता है ग्रिग्नार्ड के साथ किसी का भी रिएक्शन करवाओ आप, तो वहां पे क्या लग जाता है आपका आर ग्रुप जाके लग जाता है। क्या लग जाता है आपका आर ग्रुप लग जाता है। तो आर ग्रुप लगने से क्या होगा, आर ग्रुप के पास खुद कार्बन है, कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज इन द चेन। किससे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में इंक्रीज हो सकता है। तो आपका क्या आएगा RMGX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप देखो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह का आपका, वहां से आपका आर ग्रुप लगा, आर ग्रुप जाके लगेगा। अगर आर ग्रुप खुद जाके कहीं लग रहा है, आर ग्रुप के पास क्या होता है, खुद कार्बन होता है, यानी वो क्या करेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएगा। कैनिजारो रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। कैनिजारो रिएक्शन क्या था आपका, कैनिजारो रिएक्शन था आपका RCHO कन्वर्ट होता था आपका एसिड में और एल्कोहल में। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन चेन कहीं भी चेंज नहीं होती कैनिजारो रिएक्शन में। सिमिलरली आपका HVZ रिएक्शन में भी, HVZ रिएक्शन में भी कार्बन चेन कहीं भी चेंज नहीं होती, एल्डोल में चेंज होती है। तो यानी ग्रिग्नार्ड में, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में और एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज होगी, यानी जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है ना, आपका होगा थर्ड, यानी एल्डोल कंडेंसेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपके इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज होगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा 32 में पूछ रहा है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन बाय हीटिंग। अगर ये रिएक्शन ना क्लास में करवाई हुई थी और बताया नेट 2017 का क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। एक मिनट, अगर आप इसको कायदे से ऑब्जर्व करो, साइक्लोहेक्सेनोन का आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। साइक्लोहेक्सेनोन का आपको एल्डोल बनाना है, मैंने बोला था आप 2 ले लो, और एल्डोल कराने के लिए एक के ऑक्सीजन को पीएच टेक्निक लगाओ। यहाँ पे आप क्या करो, पीएच टेक्निक लगाओ। आप एक को तो एडिटी जैसे लिख लो, और दूसरे को आप क्या करो, दूसरे को उसको सामने ले आओ। यहाँ हाइड्रोजन है, और यहां से क्या करो आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। यहां से आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने का आपको तरीका बताया था कि एक को ऐसे ही रहने दो, उसके अल्फा हाइड्रोजन के सामने दूसरे मॉलिक्यूल को लाओ और वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। तो आपका किस तरह का दिखेगा ये, एक मिनट सॉरी, इस तरह का आ जाएगा। यानी यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्टी कह रहा है आपका 33 क्वेश्चन में देखिए अनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपका क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर नीट का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन तो अपन क्लास में करते ही हैं। अनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O, आपको कह रहा है कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O, राइट। C5H10O इल्ड्स है ना, कह रहा है अनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O इल्ड्स फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है। अगर आपका फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ किसकी रिएक्शन पड़ी हमने, एल्डिहाइड कीटोन्स की पड़ी है। हाइड्रोजन बना रहा है यानी कि उसमें C डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है। आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या तो कीटोन, राइट है ना। एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पांस टू आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट, आपका टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव देता है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी नेगेटिव देता है। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेनॉल रिडक्शन। अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप 5 कार्बन की एक चेन बना लो, 5 कार्बन की एक चेन बना लो, अब अगर आप डबल बॉन्ड यहां लगाओ, या डबल बॉन्ड यहां लगाओ, या डबल बॉन्ड यहां लगाओ, तीनों में से कहीं भी लगाओ, आपने तीनों में से कहीं भी लगाया, आपने C5H10O लिया और आपने क्या किया, डबल बॉन्ड लगाया। क्यों डबल बॉन्ड लगाया आपने, क्योंकि आपको पता है फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है। तो या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। आपको पता है अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर रिडक्शन करें, उल्फ किस्नर रिडक्शन करें या क्लेमेंसन रिडक्शन करें, क्या करें आप, क्लेमेंसन रिडक्शन करें, उल्फ किस्नर करें या क्लेमेंसन रिडक्शन करें, तो आपको पेंटेन मिल जाएगा। लेकिन पेंटेन मिलने के लिए आपके पास ये तीनों कंपाउंड होने चाहिए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यहां से भी आपको पेंटेन मिल सकता है, यहां से भी आपको पेंटेन मिल सकता है, यहां से भी आपको पेंटेन मिल सकता है। सोच के देखिए, अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे
अगर आप इस कंपाउंड का रिडक्शन कराओ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन कराओ तो भी आपको n पेंटेन मिलेगा। अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो भी आपको n पेंटेन मिलेगा। अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो भी आपको n पेंटेन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, इट गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो, अगर ये टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कट हो गया, एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव दे रहा है यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया, ये जो है हमारा नहीं हो सकता। अगर इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, तो क्या करेगा आपका पॉजिटिव दे देगा। तो ये टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव दे रहा है यानी कि एल्डिहाइड नहीं है, और ये क्या कर रहा है आपका टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है तो ये आपका एल्डिहाइड नहीं है। ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव दे रहा है यानी कि ये वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ये क्या कर रहा है आपका, है ना। तो बचा यही वाली एक पॉसिबल स्ट्रक्चर, बचा ये वाला पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यही हो सकता है। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3 पेंटेनोन होगा। क्या होगा आपका 3 पेंटेनोन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप नोट करिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। डेफिनेट सी बात है, आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है, साइनोहाइड्रिन तो देगा ही, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म ए रेसमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। द कार्बोनिल कंपाउंड इज, है ना, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, थोड़ा समझेंगे इसको। पहला ऑप्शन आपका एसिटल्डिहाइड। अगर आप एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन, अगर आप एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं, अगर आप एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। आपको अच्छे से मालूम है कि CN माइनस यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां जाएगा, राइट। और क्या बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, देखिए साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अगर आप साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करवाते हो, मैंने बताया था, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो जो साइनाइड है, साइनाइड अपने हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है, साइनाइड अपने हाइड्रोलिसिस के बाद देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या चेंज होगा आपका CH3 COH HCOOH। कह रहा आपका रेसमिक मिक्सचर देता है। क्या करता है आपका रेसमिक मिक्सचर देता है। आपको पता है रेसमिक मिक्सचर होने के लिए ये वाला सेंटर कायरल होना ही चाहिए, ये वाला सेंटर कायरल होगा तभी आपका यहां भी R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और यहां भी आपका R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो इस केस में देखो, एसिटल्डिहाइड के केस में देखो तो आपका क्या है, ये वाला कार्बन कायरल है, OH बन रहा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे COOH। यहाँ पे देखो आपका OH है, CN है, हाइड्रोजन है और CH3, राइट। CH3 है, OH है, हाइड्रोजन और साइनाइड है। तो आपका R और S दोनों बन रहा है यानी कि रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। यहाँ भी आपका R और S दोनों बन रहा है यानी कि रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट, एसिटल्डिहाइड। अगर आप बाकी किसी में भी देख लो, बाकी किसी में देख लो, अगर आप देखो एसीटोन में, एसीटोन में देख लो, चाहे आप डाईइथाइल कीटोन में देख लो, डाईइथाइल कीटोन किस तरह का होता है, इस तरह का होगा, या आप HCHO में देख लो। तो इन तीनों ही केस में आपके ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो कायरल कार्बन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, तो आपके कायरल कार्बन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रेसमिक मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा, केवल इस केस में आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, पहले केस में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एसिटल्डिहाइड, करेक्ट आंसर विल बी ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन इज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा कि अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये तो रटी हुई लाइन है कि एल्डोल कंडेंसेशन के बाद अपने को क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम जो है एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं, अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। वो हम करके भी देख सकते हैं, है या नहीं, कि हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी।
राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है द रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। देखो बिल्कुल सिंपल आपको सिखाता है गेटरमान कोच रिएक्शन कि गेटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, आपका बेंजीन होता है, बेंजीन का रिएक्शन आप COCl से करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, AlCl3 और CuCl। आपको ट्रिक भी बताई थी, पीएच टेक्निक बताई थी याद करने की, कोच ये टेक्निक बताई थी, याद होगी आपको, पीएच टेक्निक याद करने की बताई थी ड्यूरिंग द लेक्चर, बताई थी आपको इसकी पीएच टेक्निक याद करने की कि आपका जब बेंजीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो आपका क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमान कोच रिएक्शन। क्या कहते हैं आपका, गेटरमान कोच रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, आपका गेटरमान कोच रिएक्शन उसमें दिया हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है when acetaldehyde is react है ना heated with failing solution it gives precipitate of। आपको पता है जब आपका फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट होता है आपका एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आपका होता क्या है, फेलिंग टेस्ट में आपका कोई एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपका, कॉपर 2+ होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर 2+ होता है। तो कॉपर 2+ खुद रिड्यूस होता है कॉपर +1 में, कॉपर +2 किस में रिड्यूस हो जाता है, कॉपर +1 में। कॉपर तो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, एल्डिहाइड को। ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को किसमें, एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। किसमें ऑक्सीडाइज करता है, एसिड में। तो कॉपर 2+ खुद कॉपर प्लस में आता है और प्रेसिपिटेट बनाता है आपको Cu2O का, याद होगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। किस कलर का बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 बहुत सिंपल है, कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड क्या देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओ, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आपका अगर आप जीआर के साथ कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड का, तो आपको मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओ तो आपको मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप बाकी रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड से कराओ, अगर आप रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड से करवाओ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन तो आपको मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप कीटोन के साथ करवाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, कीटोन के साथ जीआर का रिएक्शन है ना, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन क्या देता है आपको, 3 डिग्री अल्कोहल देता है। क्या देता है आपका, 3 डिग्री अल्कोहल। आप करके भी देख सकते हैं चाहे तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान है जो आपके कॉमन नेम की मैचिंग के ऊपर है, ठीक है। 39 देखेंगे आपका। 39 में आपको दिया पहला थैलिक एसिड, पैथेलिक एसिड याद होना चाहिए, पैथेलिक थैला थैली, वो हमको रिएक्शन भी याद होना चाहिए, थैला थैली वाली बहुत मार खाओगे अदरवाइज। थैलिक एसिड, पैथेलिक एसिड क्या होता है आपका, पैथेलिक एसिड होता है, पैथेलिक मतलब थैलिक एसिड, इस तरह कंपाउंड होता है। ये आपका पैथेलिक एसिड कॉमन नेम दिया आपसे, आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है, कॉमन नेम दिया है आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है। इसका अगर आप कॉमन नेम देखोगे आएगा बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा आपका बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए में आपका क्या है, ए आपका पैथेलिक एसिड, ए आपका पैथेलिक एसिड, और पैथेलिक एसिड को अगर आप मैच करो ए का मैच किसके साथ आएगा, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्यू के साथ। बी है आपका ऑक्जेलिक एसिड, बी है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कैसा होता है आपका, C+OH। अगर इसका यूपीएससी नेम अगर आप लिखोगे, अगर आप इसका यूपीएससी नेम लिखो तो आएगा आपका इथेन 1,2-डाइओइक एसिड, इसका यूपीएससी नेम आएगा आपका इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर टी, मतलब मैच कॉलम नंबर टी, राइट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका सक्सिनिक एसिड, क्या है आपका सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या होता है आपका, ओम्स गैप वाला याद होना चाहिए आपको। सक्सिनिक एसिड होता है आपका इस तरीके का, राइट। सक्सिनिक एसिड ये वाला है, यार ये आसानी से याद होगा आपको। इस हिसाब से इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा आपका 1 2 3 4 है ना, ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। तो करेक्ट हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा आपका एस।
सिमिलरली अगर आप एडीपी एसिड का कॉमन नेम लिखोगे, ओम्स गैप के बाद आएगा आपका एडीपिक एसिड, है ना, डी। एडीपिक एसिड को अगर आप ऑब्जर्व करो, एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड आपका क्या होता है? एडीपिक एसिड होता है ओम्स गैप। एडीपिक एसिड होता है आपका C OH, OH, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा COOH और OH। अगर आप इसका OPC नेम लिखेंगे तो आएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड आपका P, क्या आपका P। बचा आपका कौन सा? बचा आपका आ गया T, आ गया Q, आ गया P, आ गया ऐसा आ गया R बचा। तो E का क्या हो जाएगा आपका? सिंपल E का हो जाएगा आपका R। तो करेक्ट मैचिंग हो जाएगा आपका A का Q, करेक्ट मैचिंग हो जाएगा आपका A का Q, B का T, C का S, D का हो जाएगा आपका P और E का हो जाएगा R। सिंपल है यार, अपने को पैथेलिक एसिड पता है क्या है, अपने को ओम्स गैप पॉलीट्रिक पता है क्या है, अपने को पैथेलिक एसिड पता है क्या है, पैथेलिक एसिड मालूम है क्या होता है, अपने को ओम्स गैप पॉलीट्रिक मालूम है। आईयूपीएससी ने तो यूं ही लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे जनरली जिसको क्लास में करवाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों को एक तरह से रट जाते हैं, तो बहुत ही आसान था पेपर फिजिकल का भी, ठीक है। तो ध्यान देंगे हमसे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में हमको दिया है ना, एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें कुछ करंट हम दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले आपको एक इनिशियल सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका क्या है, 250 ml है। 250 ml को आप 1/4 लीटर भी कह सकते हो, 1/4 लीटर भी कह सकते हो चाहो तो, ठीक है। 0.2 मोलर क्रोमियम 3+ दिया हुआ है, ठीक है। इसको करंट कितना दिया गया, आई की वैल्यू दी हुई है 96.5 एम्पियर, 96.5 एम्पियर दिया हुआ है करंट, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, थोड़ी देर बाद जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, 250 ml सॉल्यूशन है, इट इज 1/4 लीटर है, और जो कंसंट्रेशन हो जाएगा थोड़ी देर बाद हो जाएगा 0.1 मोलर क्रोमियम 3+, राइट, इतना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है, टाइम टी की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप बात करें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप पूरे फिजिकल का पेपर देख लो, बिल्कुल क्लासरूम में ऐसे सवाल हम बहुत करते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे कि ये क्या क्वेश्चन हो सकता है। पहली बात तो ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की बात आ गई तो जब भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे, मेरे दिमाग में केवल एक का ही नाम आता है, वो नाम है किसका, फैराडे का। किसका नाम है आपका, फैराडे का है। और फैराडे ने आपके दो लॉ दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है आपका रिलेशन करंट टाइम और वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड के ऊपर, ठीक है। तो हमको करंट दिया और टाइम की वैल्यू पूछ रहा है, तो फैराडे के दोनों लॉ में से मेरा किस चीज के ऊपर दिमाग जाएगा, फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर, है ना, जो कहता है आपका वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू ZIT। ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, आपने सुना होगा इसको। जहां Z क्या है आपका, Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जहां पे आपका Z की वैल्यू जाती है मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे कांस्टेंट इनटू I इनटू T, ये हो जाता है वेट की वैल्यू। और निकाल रहे हैं वेट कितना डिपॉजिट हुआ, और निकाल रहे हैं कि वेट कितना डिपॉजिट हुआ। तो अगर आप पहले इनिशियल वेट देखो तो यहां से निकलेगा, फाइनल वेट देखो तो यहां से निकलेगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, वेट डिपॉजिटेड होगा, सीधी सी बात है। तो पहले अगर आप सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करो तो इनिशियल मोल्स ऑफ Cr3+, इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स ऑफ Cr3+ कितना हो जाएगा, इनिशियल मोल्स ऑफ Cr3+ विल बी इक्वल टू, है ना, कितने थे इनिशियल मोल्स। तो आप इनिशियल मोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको दी है 0.2 मोलर और वॉल्यूम आपको 1/4 लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 0.05 0.05 मोल्स। ये आपके हो गए इनिशियल मोल्स, राइट। अगर आपको चाहिए फाइनल मोल्स, क्या चाहिए आपको, फाइनल मोल्स की कितने सॉल्यूशन में बचे हुए, राइट। तो आप देखोगे फाइनल मोल्स विल बी इक्वल टू, फाइनल मोल्स ऑफ Cr3+ विल बी इक्वल टू, फाइनल मोल्स ऑफ Cr3+ विल बी इक्वल टू, आपकी मोलैरिटी कितनी है 0.1,
सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही है 0.1 into 1/4 दैट कम्स आउट टू बी 0.025 मोल्स। तो पहले जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था पहले सॉल्यूशन में मोल्स कितने थे 0.05 मोल्स, और बाद में सॉल्यूशन में मोल्स कितने 0.025 मोल्स, राइट। पहले मोल्स इतने थे, बाद में मोल्स इतने बचे, तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो इतना मोल डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मोल्स डिपॉजिटेड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों का डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी 0.05 माइनस 0.025 ना, ऑन सॉल्विंग वी गेट 0.025 मोल्स, है ना। तो what were the initial moles of the solution? Initial moles of CR3 plus in this solution was 0.05 moles. Final moles of CR3 plus in this solution is 0.025 moles. The difference of these two will exactly tell you the weight the moles of CR3 plus deposited, है ना। If we know the moles of CR3 plus deposited, we can easily calculate weight. तो हम देखेंगे weight क्या हो जाएगा आपका, weight of electrolyte deposited, weight of electrolyte deposited will be equal to 0.025 and the moles into molar mass is 52. This is the weight deposited. Now we will use this formula, weight is equal to molar mass upon n factor into Faraday constant IT. We know the weight, है ना। हमसे पूछा क्या आपको, टाइम पूछा, आपका टाइम पूछा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू वेट, है ना। एन फैक्टर इधर आएगा तो वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेट इनटू एन फैक्टर इनटू फैराडे कांस्टेंट अपॉन मोलर मास इनटू आई। यहां से टाइम निकालोगे, वेट डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू 0.025 इनटू 52। एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ CR3 प्लस, CR3 प्लस इज सिंपल है, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, चार्ज जितना इसके ऊपर प्रेजेंट होगा वही एन फैक्टर होगा, तो एन फैक्टर विल बी 3। एन फैक्टर क्या होगा आपका 3, फैराडे कांस्टेंट इज 96500 अपॉन मोलर मास ऑफ CR3 प्लस गिवन इन द क्वेश्चन 52 ग्राम, और आई की वैल्यू दी आपको 96.5 एम्पीयर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 96 बन जाए 96 से 1000 टाइम जाएगा, राइट। 51 जब 51 और अगर 1000 का मल्टीप्लाई अगर आप 0.025 में करोगे दैट कम्स आउट टू बी 25 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 50 है ना 75 सेकंड। तो आंसर विल होगा आपका, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 75 सेकंड। तो काफी आसान क्वेश्चन था, अगर आप देखें बिल्कुल आसान, इसमें कुछ भी करना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे करते हैं क्लास में, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कंसंट्रेशन सेल के ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड है आपका, कंसंट्रेशन सेल के ऊपर बेस्ड, है ना। और कंसंट्रेशन सेल की तो पूरी पीएचडी कर ली हमने, है ना। कंसंट्रेशन सेल हमको पूरा बहुत अच्छे से आता है कि कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, किस तरीके से वर्किंग करता है, मतलब बकायदा हमको कंसंट्रेशन सेल की बहुत इंपॉर्टेंट भी है कंसंट्रेशन सेल, है ना, हमको पूरा अच्छे से आता भी है। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने कंसंट्रेशन सेल अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल रटे क्लास में करते हैं। देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्लेटिनम, है ना, इधर आपको दिया है Cl2 0.4 बार, और फिर आपको लिख रहा है Cl माइनस 0.1 मोलर, फिर आपको लिख रहा है Cl माइनस 0.01 मोलर, फिर आपको लिख रहा है Cl2 0.2 बार। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें। कंसंट्रेशन सेल बहुत ऑब्वियस है ना, क्लियरली दिख भी रहा है कंसंट्रेशन सेल, आप देख के भी बता सकते हो कंसंट्रेशन सेल है, राइट। अगर आप इसके लिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो, एनोड के रिएक्शन लिखो, तो एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अरे यार है या नहीं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो होगा क्या आपका जो Cl2 है, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो होगा आपका 2Cl माइनस, कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। Cl2 गैस है, अगर आप यहां पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन देखो 0.1 मोलर, अगर आप इसका कंसंट्रेशन देखो, इसका प्रेशर देखो तो 0.2 बार,
अगर आप कैथोड की रिएक्शन लिखो तो वो क्या आ जाएगी आपकी कैथोड की रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। और तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर सही से बच्चे ने पढ़ा है तो, लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं इसको। आपको आ जाएगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस। यहां Cl2 का प्रेशर है आपका 0.2 बार और कंसंट्रेशन आपका 0.1 मोलर। अगर आप इसको ऐड करो तो आप नेट रिएक्शन लिख सकते हो। वैसे तो डायरेक्ट आप नेट रिएक्शन यहीं से लिख सकते थे। अगर आपने इसको सही से पढ़ा, कंसंट्रेशन सेल को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही सही से पढ़ा अगर आपने, है ना, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही सही से पढ़ा है तो बिल्कुल देख के रिएक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल देख के रिएक्शन लिख सकते हैं। इसमें हमें फर्जीवाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलो, लेकिन फिर भी अपने को देख लेते हैं प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। वहां से देखेंगे 2Cl माइनस, है ना, नेट रिएक्शन क्या आ रही है, नेट रिएक्शन आ रही है आपकी 2Cl माइनस और एक इसका एनोड का है 2Cl माइनस ऑफ एनोड 0.1 मोलर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल प्लस Cl2 किसका आपका कैथोड का है, Cl2 किसका आपका कैथोड का है, ये आपका क्या है 0.2 बार है, क्या आपका 0.2 बार है, गिव्स 2Cl माइनस ऑफ कैथोड और कंसंट्रेशन क्या 0.01 मोलर प्लस Cl2 ऑफ एनोड और प्रेशर क्या आपका 0.4 बार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ गई। यहां से नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट इक्वेशन है क्या, E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अगर इस केस में देखें, है ना, इस केस में आप पर्टिकुलर देखें, ठीक है, तो अगर आपने सही से पढ़ा होता इसको तो डायरेक्ट आप कहां लिखते, इनफैक्ट E नॉट सेल की वैल्यू 0 होती तो इसकी जरूरत भी नहीं अपने को। कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट की वैल्यू 0 होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है ना। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ ही तो लग जाता है। ठीक है, E नॉट सेल की वैल्यू कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होती है 0। बच्चों को पता है। यहां पे n की वैल्यू क्या है आपकी 2, n की वैल्यू क्या है 2। अगर आप यहां पे लिखो तो आपका आ जाएगा क्या, ये आपका Cl माइनस के स्क्वायर आएगा। पहले प्रोडक्ट लिखते हैं Cl माइनस के स्क्वायर। Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर पे स्क्वायर। फिर इसका प्रेशर कितना है 0.4 अपॉन इसका कंसंट्रेशन देखिए 0.1 स्क्वायर, क्योंकि यार कोएफिशिएंट 2 है और Cl2 को आप एज इट इज लिखेंगे, Cl2 का है 0.2 बार, राइट। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे E सेल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.59 अपॉन 2, that comes out to be 10 to the power minus 4 into 0.1 जब 0.1 ये 2 बार में जाएगा into 2 upon 10 to the power minus 2। अगर आप यहां से देखो E सेल को यहां पे लॉग है, सॉरी लॉग है, ठीक है। E सेल को लिखोगे, अब इसको इन्वर्स करो तो आएगा पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस 0.059 अपॉन 2। ध्यान देंगे यहां माइनस था, हमने लॉग और टर्म को इन्वर्स कर दिया तो यहां प्लस आ जाएगा log 10 to the power minus 2 upon 10 to the power minus 4 into 2। अगर आप यहाँ इसको कायदे से सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप आराम से कर लेना इसको, बहुत आसान है। जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.051 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा आपका 0.051 वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपको उसके हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ सिर्फ आपको लॉग ही सॉल्व करना है, सिंपल लॉग सॉल्व करना है, लॉग आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी तो लॉग सॉल्व करना तो देखा ही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ये तो बच्चों को लाइन से लाइन याद रहती है कि क्या कह रहा है, रिडक्शन के बारे में कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने एक चीज पढ़ा होगा, जैसे जैसे आयन बढ़ता जाता है रिडक्शन में, जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है E नॉट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, मतलब E नॉट की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट। आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपके E नॉट की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन ठीक है, हम लेटर डाई कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, हम इसको देखते हैं कैसे है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर दिया हुआ है, ठीक है। E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu की वैल्यू दी हुई है 0.34। आपसे E कंपेयर करने को पूछ रहा है,
अलग अलग कंसंट्रेशन पे इसकी वैल्यू कंपेयर करनी है अपने को। वैसे तो इस चीज को मैं याद ही करवा देता हूँ क्लास में, यार मतलब पहले डिराइव करते हैं और रट जाता है बच्चों को, लेकिन इसको आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले पे भी कैसे कर सकते हैं। देखो ई सेल क्या है, ई सेल will be equal to ई सेल बेसिकली सॉरी ECU2 प्लस नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, कॉपर गिव्स ECU0 2 नॉट ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log 1 बाई कॉपर 2 प्लस इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, सीधी सी बात है। ए नॉट की वैल्यू आपकी फिक्स, इसकी वैल्यू आपकी क्या फिक्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कंपेयर करनी थी इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कंपेयर करनी थी, तो ध्यान देंगे E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.34 वोल्ट दी हुई है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो E ऑफ कॉपर देखिए सिंपल हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। अब तक की सारी बातें भूल जाइए, यहां से जान दीजिए हम E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.059 n अपॉन n log 1 बाई कॉपर। ऐसे कैसे लिखते हैं देखो, बेसिकली रिडक्शन में क्या होता है, कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये रिडक्शन इक्वेशन है, क्या है आपका रिडक्शन इक्वेशन है। तो अगर आप यहां से नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, आप रिएक्शन देख के नेक्स्ट इक्वेशन लिखो तो कैसे लिख सकते हो, E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर गिव्स E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.059 n log 1 बाई कॉपर 2 प्लस E नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34। अगर आप यहां पे ध्यान दो n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। अगर आप इसको कैसे से सॉल्व करो तो आएगा E ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर गिव्स 0.34 वोल्ट प्लस 0.0 प्लस 0.059 अपॉन 2, है ना। अब देखो ये प्लस कैसे किए, अगर हम इस टर्म को कॉपर 2 प्लस को ऊपर लाए, मतलब इसको इन्वर्स कर दें तो यहां माइनस का प्लस हो जाएगा। हम कॉपर 2 प्लस को क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, मतलब log 1 बाई a को क्या लिख रहे हैं, log a लिख रहे हैं। log 1 बाई a इज इक्वल टू क्या होता है, log 1 बाई a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस log a होता है। तो हम 1 बाई a को log a लिखना चाह रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो log 1 बाई कॉपर को आपने क्या लिखा, log कॉपर लिखा है यहाँ पे कॉपर। तो दोस्तों साफ साफ बात है कि ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू भी फिक्स है। तो अगर E कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर का देखें, कॉपर 2 प्लस के कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखें, तो जैसे जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा E की वैल्यू बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो कंसंट्रेशन देख लेते हैं अलग अलग केसेस में कितना दिया है। P के केस में कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर, Q के केस में कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर, R के केस में कंसंट्रेशन दिया 0.01 मोलर और S के केस में कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा E की वैल्यू। तो जो ऑर्डर आना चाहिए क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है Q का। अगर आप कंसंट्रेशन का ऑर्डर देखें तो Q, फिर आपका R, देन S, देन P, ये कंसंट्रेशन का ऑर्डर है। सेम ऑर्डर आपका E के लिए हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो E की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए अलग होगा, याद रखना, ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से Q R S P, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में अगर गलती होगी तो पहला गलती ये हुआ होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 43 की बात करो, है ना, 1000 बार रटवाते हैं क्लास में, है ना, 1000 बार चीखते चिल्लाते हैं इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है, इस चीज को 1000 बार चीखते हैं क्लास में कि भाई जो है इतना सीखते हैं कि बच्चों को याद हो जाता है। फिर भी अगर आपने गलती की है, मतलब दिक्कत की बात है, गलती नहीं करना चाहिए कि भाई रिएक्शन बैलेंस किए बिना काम नहीं बढ़ाना अपने को, रिएक्शन तो अपने को बैलेंस करना ही है, राइट। अगर रिएक्शन बैलेंस कर लिया तो चुटकी हो गई। आपको रिएक्शन क्या दी हुई है, Mg सॉलिड, रिएक्शन दिया आपको Mg सॉलिड प्लस Ag प्लस,
इसका कंसंट्रेशन दिया 0.0001 मोलर, गिव्स Mg2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया 0.120 मोलर प्लस Ag सॉलिड ऐसा दिया हुआ। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी थी, पहली चीज अपने को ये करनी थी कि इस रिएक्शन को क्या करना था, बैलेंस करना था। क्या करना था, बैलेंस करना था, राइट। बैलेंस करना भाई चीख के क्लास में ना बहुत बार इतना बताते हैं कि बच्चों को आ जाएगा और बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया, राइट। अब क्या करना अपने को, ई सेल निकालना, शायद ई सेल निकालना है क्वेश्चन में, ई सेल निकालना है एग्जैक्टली। तो पहले उसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सही से पढ़ी होती है ना तो अपने को इसको देख के लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैक्सिमम बच्चों को पता है कि आप डायरेक्टली इसका वो लिख सकते हैं, आप आराम से इसका ई सेल वाला मतलब नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन एनोड रिएक्शन देते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पे क्या है आपका Mg सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, कैथोड पे हो रहा है आपका कि 2Ag प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके आपका क्या बना रहा है, Ag सॉलिड बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, Ag सॉलिड बना रहा है, एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, काफी सिंपल सी बात है। तो अगर इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, दैट कम्स आउट टू बी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन पे स्क्वायर, Ag प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। आसान है। अब यहां पर देखो E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, E सेल कम्स आउट टू बी E नॉट सेल दैट इज 3.17 वोल्ट, हां 3.17 वोल्ट, राइट, माइनस 0.059। n की वैल्यू अगर आप यहां से ऑब्जर्व करो कायदे से, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू आ जाएगी 2, द वैल्यू ऑफ n विल बी 2 log Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता है 0.120 और Ag प्लस का कंसंट्रेशन पता है आपको 10। आप 0.001 को 10 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, राइट। ऐसा हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करो, आएगा आपका ई सेल की वैल्यू 3.17 माइनस 0.0592 log, अगर आप इसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर -4 है, आप स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे +8 आ जाएगा, तो 0.12 into 10 to the power -8 +8, क्योंकि अब नीचे करोगे तो -8 आएगा, ऊपर ले जाओगे +8 आ जाएगा। अगर आप इसको कायदे से सॉल्व करोगे तो जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.96 वोल्ट। कितने आ जाएगी आपकी 2.96 वोल्ट। आप कायदे से कर लेना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको लॉग इतने की वैल्यू सॉल्व करनी है। चलो मैं करवा ही देता हूं इसको। अगर लॉग इतने की वैल्यू सॉल्व करना था, चलो इसको लॉग इतने की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। log 0.12 into 10 to the power minus +8 है ना, +8 की वैल्यू बता है अपने को, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं log 12 into 10 to the power 6, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, log a into b को लिख सकते हो log a plus log b। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 होगी, है या नहीं। और log 12 की वैल्यू क्या होगी, log 4 into 3। अब आप आराम से log 4 into 3 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 प्लस log 3 प्लस 6। log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 to the power 2, log 2 to the power 2 प्लस log 3 प्लस 6, ठीक है। 2 to the power 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 log 2 लिख सकते हो, 2 log 2 प्लस log 3 प्लस 6। इस चीज का केमिस्ट्री से कुछ लेना देना थोड़ी ना, ये तो सिंपल log है, ये तो आपका क्या है, सिंपल log है। आपको अच्छे से मालूम है कि log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू थी 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या है 0.4779, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है log ऑफ की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4779, राइट। और इसकी वैल्यू 6 आप यहां पे पुट करो, आप यहां पे पुट करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी E cell is equal to 2.96 वोल्ट। अगेन दिस वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए आपको लॉग की वैल्यू सॉल्व करने आनी चाहिए। किसी को दिक्कत हो, देखो किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो बता सकता है मेरे को कि इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 44 में बहुत आसान दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हाफ सेल का, ठीक है। क्या कह रहा है आपका Fe2+ और Fe3+। Fe3+ क्या करेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाएगा, Fe2+ बनाएगा। Fe3 एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Fe3+ बनाएगा। ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। क्या आपका रिडक्शन रिएक्शन है। आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन दिया है Fe2+ का 1.5 मोलर और आपको Fe3+ की दिया है कंसंट्रेशन 0.005 मोलर, ठीक है। और E नॉट दिया हुआ है आपको, E नॉट Fe3+ इनटू Fe है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इसका 0.770, ठीक है, इतना दिया है वोल्ट, ठीक है। आपसे E सेल पूछ रहा है शायद, आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, आपसे E की वैल्यू पूछ रहा है, E Fe3+ ऑब्लिक Fe2+ की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, नस्ट इक्वेशन लगाइए। आपका नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो आपका आएगा, नस्ट इक्वेशन लगाओगे आएगा आपका E Fe3+ ऑब्लिक Fe2+ गेस E नॉट Fe3+ ऑब्लिक Fe2+ माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Fe3+ का कंसंट्रेशन, राइट। इसको सॉल्व करो तो आएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी, E नॉट की वैल्यू दी हुई है, E नॉट की वैल्यू दी हमको 0.770, दैट कम्स आउट टू बी आपका 0.770 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू होगी आपकी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n की वैल्यू होगी आपकी 1, तो 1 को लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया आपके पास 1.5 मोलर, कितना दिया 1.5 मोलर, और इसका दिया आपको 0.005 मोलर, राइट। यहां से आप सॉल्व करोगे आएगा 0.770 माइनस 0.059 लॉग, अब 0.0015 और 1.5 को अगर आप देखोगे तो ये कितना जाएगा आपका 1000 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 1000 टाइम जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, log 10⁻³ और log 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है 0.75 माइनस 0.059 log 10⁻³ की वैल्यू होगी 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.652 वोल्ट, कितना आ जाएगा आपका 0.652 वोल्ट। इस हिसाब से अगर आप आंसर देखें, इस हिसाब से अगर आप आंसर देखें तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इजीएस्ट एंड द है ना, आपका देखें बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है, पॉपुलर एज इन कि बहुत आसान लगता है बच्चों को ऐसा क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये चीज हम बिल्कुल क्लास में बता देते हैं बार बार कि भाई आपका जो है E नॉट को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, डेल्टा G को डायरेक्टली ऐड करना है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। पॉपुलर है, क्वेश्चन पॉपुलर नहीं है, कॉन्सेप्ट पॉपुलर है। इस कॉन्सेप्ट से आप सीखेंगे भी बहुत कुछ, है ना, तो ध्यान रखिए इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। आपको कुछ दिया है, नॉट की वैल्यू दी है आपसे, है ना, ClO3 माइनस, यहां पर दिया क्या पहले उसको देख लेते हैं। ClO3 माइनस आपका किसमें कन्वर्ट होगा आपका ClO माइनस में। E नॉट में चेंज आएगा 0.54 वोल्ट का आएगा, 0.45 वोल्ट का आएगा। अगर ये Cl2 में चेंज होगा, हाफ Cl2 में चेंज होगा, और आएगा आपका 1.07 वोल्ट का चेंज होगा, ये Cl माइनस में चेंज होगा, राइट। ये भी वैल्यू दी है, वैसे इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना ही काम चलाएंगे हम। आएगा आपका 0.71 वोल्ट, राइट। और आपका नेक्स्ट है ये E नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान रखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपको दिया हुआ है ClO3 माइनस से ClO माइनस कन्वर्जन, ClO माइनस से हाफ Cl2 कन्वर्जन और हाफ Cl2 से Cl माइनस कन्वर्जन, है ना। इसके लिए आपको वैल्यूज दी है, आपसे ClO3 माइनस से Cl माइनस कन्वर्जन पूछ रहा है। अगर आप क्वेश्चन लिखें तो ClO3 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अगर आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और ClO माइनस में कितना है, ClO माइनस में +1। आपको +5 से +1 में जाना है, तो
तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे। क्या होगा आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ ऑक्सीडेशन कितना है +5 और यहाँ +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके आपने यहाँ पहुंचाया। और देखो ClO माइनस को आप किसमें पहुंचा रहे हो? हाफ Cl2 में पहुंचा रहे हो। किसमें पहुंचा रहे हो? हाफ Cl2 में पहुंचा रहे हो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। +1 से 0 में जाना है, +1 से 0 में जाना है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हाफ Cl2 है, यहाँ से Cl माइनस में कन्वर्ट करना है। हाफ Cl2 से अगर Cl माइनस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। 0 से -1 बनाने के लिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अगर आपने तीनों को ऐड कर लिया, देखो पहले हम क्या कर रहे थे? ClO3 माइनस से ClO माइनस में जा रहे हैं, फिर आपका ClO माइनस से Cl2 में, फिर Cl2 से आपका Cl माइनस में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से, है ना, +1 में आने के लिए आपने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में आने के लिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब अगर आप नेट जोड़ दो तो देखो ClO माइनस से ClO माइनस कैंसिल, हाफ Cl2 से हाफ Cl2 कैंसिल, आपने टोटल ऐड किया तो आएगा ClO3 माइनस प्लस यहाँ पे आएगा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, ऐसा आ जाएगा। और आपको निकालना भी तो इसी का है, आपको निकालना भी इसी का है। कब का? जब आपका ClO3 माइनस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में। ClO3 माइनस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में। इसी की E0 निकालनी है अपने को, इसी का E0 निकालना अपने को, राइट। तो देखो हमने किया क्या, हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिएक्शन दी हुई थी, उसको हमने लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते गए और हमको जिसका निकालना हमको ऐड करने पे आ गया। अगर इन तीन इक्वेशन को ऐड करोगे तो हमारे ये इक्वेशन आ जाएगा ClO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, राइट। ये आ जाएगा अगर आप तीनों को ऐड करोगे, ठीक है। और वैसे भी देख लो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 +5 है। कितना है? +5 है। +5 से -1 आने के लिए, +5 से -1 आने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, राइट, बिल्कुल सही है। तो अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो वो तो हमको ऐड करने पे भी मिल रहा है, राइट। तो आप देखो इसके लिए E0 की वैल्यू दी है, E0 की वैल्यू है 0.54 वोल्ट, इसके लिए E0 की वैल्यू है आपकी 0.45 वोल्ट। और देख लेते हैं क्या है, इसके लिए E0 की वैल्यू है आपकी 1.07 वोल्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, यही आपका मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेन यही से स्टार्ट होता है। बच्चे इसका E0 निकालने के लिए, इसके रिजल्टेंट का E0 निकालने के लिए, इसको आपने E0 1 माना, E0 2 माना, इसको E0 3 माना, E0 1 E0 2 E0 3, इसको आप मान लो E0 रिजल्टेंट। बच्चे E0 रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इनको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपका E0 1 कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? E0 2 प्लस E0 3, इसको चीख चीख के बताया जाता है कि ये तीन इक्वल नहीं है, क्योंकि E0 क्या है आपका? E0 आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। E0 क्या है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इनको ऐड ही नहीं कर सकते। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन एडिटिव होती है नेचर में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट, ठीक है। आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे 2 डेंसिटी पूछा गया, आपको 2 यूनिट दिए, आपको बोला गया इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, दोनों को आपने मिला दिया तो डेंसिटी D1 प्लस D2 थोड़ी ना हो जाएगी, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा लेक्चर के अंदर कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको इस टॉपिक में इस चीज को समझने के लिए और कुछ समझना है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज कर देंगे, मैं इसको और डिटेल में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आई सपोज कि आपको इतना आता है, मतलब अभी फिलहाल सॉल्यूशन में आप बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकते, तो अगर आपको इस समय थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप जरूर बात करिए एक बार। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हम ऐड किसको कर सकते हैं? तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, इनको ऐड करके नहीं कर सकते हम। तो सॉल्यूशन किस तरह निकलेगा? जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी डेल्टा जी होती है। तो डेल्टा G0 1, डेल्टा G0 2, डेल्टा G0 3 अगर हम निकाल लें तो डेल्टा G0 रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो डेल्टा G0 रिजल्टेंट आपको हो जाएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डेल्टा G1 की वैल्यू देखो, डेल्टा G1 का होता है -NFE होता है, तो हो जाएगा आपका -N। इसके लिए N की वैल्यू क्या है? 4। क्या आपकी N की वैल्यू 4? तो -4F E0 की वैल्यू है ना, E0 1 हो जाएगा आपका। E0 1 की वैल्यू 0.54 1। याद रखो -N, N की वैल्यू 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो -1
फेरेड फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछे बाद में, क्योंकि सॉल्यूशन में तो अपने यार इतना ही बताएंगे। मैं सपोज करूंगा आपको ये सब बहुत अच्छे से आता है, किस तरह इंटेंसिव को ऐड करते हैं नहीं ऐड करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए, घबराइए मत, क्योंकि अपने को फाइनल एग्जाम में सही करना है, राइट। इंटू 0.5 वोल्ट। अगर आप डेल्टा जी लिखो तो माइनस एन एफ इसके लिए लिखोगे, तो माइनस एन की वैल्यू एफ और यहां पे आ जाएगा आपका इंटू 1.07 वोल्ट। ठीक है, इतना नोट कर लिया हमने, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं। अब देखो इसको, देखो डेल्टा जी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 प्लस डेल्टा जी3, डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 प्लस डेल्टा जी3, और हमको डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 प्लस डेल्टा जी3 की वैल्यू पता है, वो कितनी है आपकी -4 एफ इंटू 0.54। डेल्टा जी2 की वैल्यू क्या है -1 इंटू एफ इंटू 0.45 माइनस 1 इंटू एफ इंटू 1.07। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। अगर आप डेल्टा जी आर को लिखना चाहो, अगर आप डेल्टा जी आर को लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा आपका -n की वैल्यू आपको पता है, -n की वैल्यू क्या है, यहां देखो n की वैल्यू कितनी है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी आर के लिए n की वैल्यू कितनी है 6, तो -n यानी कि 6 f e नॉट r आपको निकालना है, e नॉट r को आपको निकालना है, दैट कम्स आउट टू बी -4 f। अगर आप यहां से f कॉमन ले लो, आप क्या करते हैं f कॉमन ले ले तो क्या आएगा, f कॉमन ले लिया आपने माइनस, इनफैक्ट माइनस f कॉमन ले लिया, माइनस और f कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपका 4 इंटू 0.54 प्लस 1 इंटू 0.45 प्लस 1 इंटू 1.07, इतना आ जाएगा आपका। अब माइनस f से आपका क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस f से आपका देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा यहां से देखिए 6 इंटू ई नॉट आर विल बी इक्वल टू, ई नॉट आर की वैल्यू हमें चाहिए थी, ई नॉट आर की वैल्यू चाहिए थी, देखेंगे 4 इंटू दिस, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करोगे 2.16 प्लस 0.45 प्लस 1.07 प्लस 1.07 आ जाएगा। अगर आप उसको ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो अगर आपका 3.23 3.23 3.28 और 3.68 आ जाएगा आपका 3.68। ठीक है, आपका क्या आ गया यहां से 6 ई नॉट आर की वैल्यू आ गई 3.68 वोल्ट, यहां से आपकी ई नॉट आर की वैल्यू आ जाएगी 3.68 अपॉन 6। अगर आप उसको सही से कैलकुलेट करोगे तो ये 0.6 के राउंड आएगा, कितना आएगा आपका 0.6 वोल्ट के आसपास आएगा, और 0.6 वोल्ट का मतलब क्या हुआ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो होपफुली है ना आप सबके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, है ना। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ऑब्वियसली उस तरह से बताए जाते हैं कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है क्लासरूम में हर जगह, तो आपको समझ में आए। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानना है, फिर से पढ़ना है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए जरूर बात करें, है ना, जरूर मैसेज करें। ठीक है गाइस, ये था हमारा दक्षिणा टेस्ट 3 का सॉल्यूशन, है ना। हम सॉल्यूशन इसी तरीके से खत्म कर रहे हैं कि ये टेस्ट हमारा जैसा भी गया, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं गया तो अगले टेस्ट के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ आज का सॉल्यूशन खत्म करते हैं गाइस। मिलेंगे हम फिर कभी, है ना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।